सभी को नमस्कार मित्रों। बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है पंचायती राज यानी कि स्थानीय स्वशासन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ ही लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, देखिए स्थानीय स्वशासन के दो प्रकार हैं, एक ग्रामीण स्वशासन और दूसरा है नगरीय स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन जिसका मतलब है पंचायती राज, और जब हम नगरीय स्वशासन पढ़ेंगे जिसका मतलब होगा नगर पालिकाएं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण स्वशासन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं पंचायती राज। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी आप सब लोगों के लिए। बटनेर आईएएस ऐप पर हमारे ये तमाम क्वालिटी कोर्सेज इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स, सीसेट 2021 का कंप्लीट कोर्स और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं। बाकी के कोर्सेज आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं सीसेट 2021 के कोर्स के बारे में। इसका प्राइस क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, क्या क्या कुछ आपको मिलने वाला है सीसेट 2021 के कोर्स के तहत। तो दोस्तों ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको 110 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑलरेडी ये वीडियोस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, पीडीएफ्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी मौजूद है। और ये जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल कोर्स है। स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले हो रहे हैं, इसलिए किसी भी लैंग्वेज के एस्पिरेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे दोस्तों इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है, तो कंटेंट्स देख लीजिए। 120 घंटे से ज्यादा का कंटेंट यहां पर मौजूद है। सीसेट के पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है। मैथ्स और रीजनिंग ये कवर की है अमन शर्मा सर ने, जो कि इस वक्त सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टेड हैं। इनके अलावा कॉम्प्रिहेंशन को भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग कवर किया है। अमन शर्मा सर फिलहाल डाउट क्लियरेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो जो भी लोग सीसेट का कोर्स परचेज करेंगे उन लोगों को हमारे स्पेशल सीसेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और अगर उनको कहीं पर कोई डाउट होता है तो उस डाउट का क्लियरेंस अमन शर्मा सर के द्वारा किया जाएगा। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, क्या कुछ आप लोगों को मिल रहा है और सीसेट कोर्स के अंदर वो भी आप देख लीजिए। यहां पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सीसेट के मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। 5 सीसेट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। हिंदी में अलग से ये सीसेट मॉक टेस्ट रहेंगे और इंग्लिश में अलग से ये टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या कुछ कवर कर रहे हैं, क्या कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। मैथ्स में ये तमाम टॉपिक हमने कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कर तमाम टॉपिक्स को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स मैथ्स के अंदर कवर किए गए हैं। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हमने रीजनिंग के अंदर कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से सभी टॉपिक्स को देखिए। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है। और इस तरह से कुछ हम करते हैं। ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, साथ ही वही क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है। विंडो में यहां पर आपको अपने टीचर मिलते हैं और साइड में क्वेश्चन को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ हम ये कवरेज देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों जो कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको हिंदी में बोधगम्यता कहते हैं, उसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया गया है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस तो हमने अलग अलग बनाई हैं, हिंदी की वीडियो अलग और इंग्लिश की वीडियो अलग। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अंत में इसका प्राइस आप देख लीजिए दोस्तों। ओरिजिनल प्राइस आप देख पा रहे हैं 1800 रुपए लगभग है, लेकिन प्रेजेंट इफेक्टिव प्राइस जो है वो 799 है, यानी कि 800 रुपए से कम में आप इस कोर्स को प्राप्त कर लेंगे। और हमारा यह दावा है कि पूरे भारत में यह सबसे अफोर्डेबल क्वालिटी सीसेट कोर्स है। तो ये तमाम जानकारियां आपको इस कोर्स के बारे में दी गई हैं, और ये जो कोर्स है ये आपको हमारी ऐप पर मिलने वाला है, बटनेर आईएएस ऐप, जिसको कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप पर भी हमारा ये कोर्स देख सकते हैं, हमारी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि आपको पहले जानकारी दी गई है, यहां पर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। www.btnerias.com पर जाकर आप लैपटॉप पर भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, और ये कोर्स मोबाइल पर आपको केवल हमारी ऐप में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की अगर हम बात करें तो 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा
स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो संस्थाएं थी उनकी वित्तीय मजबूती के लिए, उनमें प्रशासनिक सुधार के लिए एक दस्तावेज तैयार किया, एक रिपोर्ट तैयार की, जिन्हें स्थानीय संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन द्वारा तैयार स्थानीय स्वशासन की वित्तीय मजबूती के लिए एक दस्तावेज। इसी कारण से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये तो है स्वतंत्रता से पहले की जो पृष्ठभूमि थी। अब अपने को देखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उस समय हमारे पास पंचायती राज संस्थाएं नहीं थी। तो पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में कैसे आई और कैसे इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, कौन कौन सी समितियां थी जिन्होंने विभिन्न प्रकार की सिफारिशें की, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग को वर्तमान में चेंज करके इसका नाम कर दिया गया है नीति आयोग। नाम भी चेंज कर दिया गया है और इसकी कुछ संरचनाओं में भी चेंज किया गया है। थोड़ा स्ट्रक्चर भी चेंज करके इसको बना दिया गया है नीति आयोग, यानी वर्तमान में योजना आयोग नहीं है। खैर, योजना आयोग ने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था 1952 में, जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और 1953 में एक और कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय सविस्तार योजना। राष्ट्रीय सविस्तार या विस्तार भी कह सकते हैं इसको, राष्ट्रीय सविस्तार योजना। ये दो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों के विकास के लिए, नागरिकों के उत्थान के लिए। 1957 तक, यानी कि 1952 में शुरू किए गए, 1957 तक ये कार्यक्रम चलते रहे। 1957 में जाकर सरकार को ये आवश्यकता महसूस हुई कि हमें इन कार्यक्रमों का अवलोकन करना चाहिए, इनकी समीक्षा करनी चाहिए कि ये कार्यक्रम कितने सफल हैं, कितने असफल हैं। अगर असफल हैं तो इनको सफल कैसे बनाया जाए, और अगर सफल हैं तो इनमें और अधिक सुधार कैसे किया जाए। इस संबंध में एक आयोग का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया 1957 में, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया क्यों गया, कारण क्या था, तो इसका कारण क्या था? इन दोनों कार्यक्रमों की समीक्षा करना। इन दोनों कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। लगभग 1.5 वर्ष 2 वर्ष तक बलवंत राय मेहता समिति ने इन दोनों कार्यक्रमों की समीक्षा की, अवलोकन किया, और 1959 में समिति ने अपनी रिपोर्ट रखी। 1959 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट रखी और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये जो दोनों के दोनों कार्यक्रम हैं, ये दोनों कार्यक्रम असफल हैं और इनकी असफलता का कारण बताया कि इनकी असफलता का कारण है प्रशासनिक हस्तक्षेप। प्रशासनिक हस्तक्षेप। और अगर प्रशासनिक हस्तक्षेप को हटाना है या प्रशासनिक हस्तक्षेप को कम करके इन दोनों कार्यक्रमों को अगर सफल करना है, तो उसके लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। हमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना होगा। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा।
और ये भी बताया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने के लिए क्या करना होगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए करना होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को लागू करना होगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अपनाना होगा। अब देखिए उसके बाद हालांकि 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन संस्थाओं को लागू कर दिया। लेकिन उससे पहले मैं इस चीज को दोबारा दोहराता हूं, एक सीक्वेंस है पढ़ने का और उसी सीक्वेंस में अपने को पढ़ना है, थोड़ी आसानी भी रहेगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। देखिए 1952 में और 1953 में 2 कार्यक्रम शुरू किए गए। कौन कौन से? सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय शैव विस्तार योजना शुरू किए गए, ठीक है। और 1957 में इनका अध्ययन करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने इन दोनों कार्यक्रमों का अध्ययन किया और 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब रिपोर्ट में जो उन्होंने इन सारे अध्ययन का जो एनालिसिस किया, उस रिपोर्ट में जो उन्होंने बताया कि ये दोनों के दोनों कार्यक्रम असफल हैं, असफल हैं, ये तो बता दिया। प्लस में ये भी बताया कि अगर असफल है तो इसका कारण क्या है, तो इनका कारण है प्रशासनिक हस्तक्षेप। और अगर इनको सफल करना है तो आपको करना होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और अगर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करें कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कैसे होगा, तो उसका भी उपाय है। उसके लिए आपको अपनाना होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को। देखिए बड़ा एक यूं कहें कि क्रमानुसार सिलसिलेवार अध्ययन किया और हर चीज पे उन्होंने प्रकाश डाला। सरकार ने इस समिति की अधिकांश अनुशंसाओं को मान लिया कि सही है। और 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन कर दिया। और ये उद्घाटन अगर पूछ ले कि कहां से किया, तो ये उद्घाटन किया राजस्थान के एक जिला है नागौर से। और अगर नागौर में भी प्रॉपर जगह का नाम पूछे तो वो है बगदरी गांव, बगदरी, या उसको बोल देते हैं बगसागर, एक ही बात है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इतना डीप पूछेगा। अगर कोई राजस्थान की भर्ती से संबंधित प्रश्न आता है तो शायद वो नागौर और बगदरी बगसागर के बारे में पूछ ले। लेकिन अगर यूपीएससी का एग्जाम है तो मुझे नहीं लगता कि बगदरी या बगसागर का नाम पूछेगा। लेकिन हम गुंजाइश ही क्यों छोड़ें, हम उसको पहले पढ़ लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आने के बाद उसके सुझावों को मानते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अपना लिया, उसका उद्घाटन कर दिया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज संस्थाओं को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है मित्रों राजस्थान है। हालांकि राजस्थान ने पंचायती राज संस्थाओं को अपनाया कब, 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन इसके बाद एक और प्रश्न बन सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं के सबसे पहले चुनाव किस राज्य ने करवाए, तो चुनाव सबसे पहले होते हैं 11 अक्टूबर 1959 को, और ये चुनाव करवाता है राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले चुनाव करवाए। तो 2 फैक्ट बन गए हैं हमारे लिए। सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को अपनाने वाला राज्य, तो राज्य है राजस्थान, और सबसे पहले इन संस्थाओं के चुनाव करवाने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगर अपनाने की बात करें तो इन संस्थाओं को सबसे पहले जब अपनाया गया, उद्घाटित किया गया 2 अक्टूबर 1959 को, यानी 2 अक्टूबर को, और 9 दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को इन संस्थाओं के चुनाव करवाने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो
ये एक क्रम है पढ़ने का और ये एक आधार है कि किस तरीके से पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में आई है। तो उम्मीद है कि इतनी की जानकारी आपको एक बार समझ में आ गई होगी। अब हमें अपने को पढ़ना है कि जब पंचायती राज संस्थाएं लागू हो जाती है 2 अक्टूबर 1959 के बाद, उसके बाद में आपको आइडिया है 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो संवैधानिक दर्जा क्या होता है, संवैधानिक दर्जा कैसे मिला, और अगर संविधान में इनका उल्लेख नहीं था तब इन संस्थाओं की क्या स्थिति थी, उन सभी मुद्दों पर अपने प्रकाश डालने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक किया करें, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वीडियो पे कमेंट किया करें और वीडियो को शेयर करें। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम दोबारा लौटते हैं मुद्दे पर। अब अपने देखेंगे कि इसके बाद लगातार पंचायती राज संस्थाओं में सुधार करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के आयोग बनाए गए, समितियां बनाई गई, वो हम देखते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको 4 आयोगों के नाम लिख देगा और उनके आगे या तो सन लिख देगा या उनसे संबंधित जो भी उल्लेखनीय मुद्दा था वो लिख देगा और कहेगा कि इनको मिलाइए। तो अपने वो सारी चीज़ों को टच करना है जिनका संबंध एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पंचायती राज संस्थाएं लागू हो गई है पूरे भारत में, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपको बता दूं मैं, वो ये है कि पंचायती राज या यूं कहूं कि स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची स्टेट शेड्यूल का विषय है। और अगर आपने इस बात को याद रख लिया कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 20% कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। राज्य सूची का विषय है, सिर्फ इतना याद रखने से हमारा 20% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पंचायती राज का। तो इस बात में ऐसा विशेष क्या है, हम देखते हैं आगे। राज्य सूची का विषय है, इसको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि जैसे पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन कर दिया गया, सरकार ने लगातार प्रयास किया कि हम इन संस्थाओं में सुधार करते रहें, हम ये देखते रहें कि इन संस्थाओं में क्या कमी है, इनमें कैसे सुधार किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के आयोग बनाए और मोरारजी देसाई सरकार ने 1977 में एक आयोग बनाया जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। 1977। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस सरकार के द्वारा ये समिति बनाई गई तो मोरारजी सरकार, मोरारजी देसाई सरकार के टाइम। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने 4 आयोग लिख दिए जाएं और आगे लिख दीजिए कि किस सरकार के समय इनको गठित किया गया। आगे 4 सरकारें, इंदिरा सरकार, मोरारजी देसाई सरकार, नेहरू सरकार, राजीव गांधी सरकार, ऐसे लिख दें और कहें कि भी इनको मिलाइए। तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है। तो अपने को हर उस चीज को टच करना है जो इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता समिति का गठन कर दिया गया। अब देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था उन 2 कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए। पंचायती राज संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन नहीं किया गया था। और दूसरी बात, बलवंत राय मेहता से रिलेटिव अगर कोई प्रश्न आता है और ऐसा आता है कि बलवंत राय मेहता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, और उसमें एक लिख दिया जाता है, मैं इसको छोड़कर पहले पीछे चलता हूं। मान लेते हैं पहला उसने लिख दिया कि बलवंत राय मेहता लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक हैं। और दूसरा हो जाएगा पंचायती राज के जनक हैं। तो आपको बता दूं कि बलवंत राय मेहता पंचायती राज के जनक नहीं हैं, पंचायती राज के जनक नहीं है। पंचायती राज तो एक सॉल्यूशन निकला था
प्रशासनिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए और उन दोनों कार्यक्रमों को सफल करने के लिए। लेकिन जो उनका जो फोकस था, उनके अध्ययन का जो फोकस था वो था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो बलवंत राय मेहता समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता दे रही थी, न कि पंचायती राज संस्थाओं को। पंचायती राज संस्थाएं एक सॉल्यूशन के रूप में निकल कर आई थी। जो मेन उनका जो फोकस था वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पर था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का अध्ययन, यूं कहें कि अशोक मेहता समिति का गठन जो किया गया था वो पंचायती राज संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए किया गया था। मोरारजी देसाई सरकार में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया और अशोक मेहता समिति ने अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में इन्होंने जो, हालांकि काफ़ी सारी अनुशंसाएं थी, हम सभी को याद नहीं रख सकते, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है सिर्फ वो पढ़ने हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं वो समाप्त करके उनको कर दिया जाए द्विस्तरीय, यानी कि 2 स्तर होने चाहिए, 2 स्तर। अब देखिए पहले तो त्रिस्तरीय कौन सी है हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि उन्होंने जो द्विस्तरीय कहा वो कौन सी होनी चाहिए। देखिए ग्राम स्तर पर सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम स्तर, और ग्राम स्तर पर होती है ग्राम पंचायत। ऐसा बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था, बलवंत राय मेहता समिति ने। दूसरा होता है खंड स्तर या फिर ब्लॉक स्तर, और ब्लॉक स्तर पर जो संस्था होती है उसको बोलते हैं पंचायत समिति। और तीसरी जो स्तर होता है वो होता है जिला स्तर, और जिला स्तर पर जो संस्था होती है उसको बोलते हैं जिला परिषद। जिला परिषद, ये 3 स्तर हैं। ये तो कहा था बलवंत राय मेहता समिति ने, क्लियर। अब अशोक मेहता समिति ने कहा कि 3 स्तर नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, मिला दिया जाए, और इनकी जगह बनाई जाए मंडल पंचायत। और दूसरा जिला परिषद है, जिला परिषद की जगह जिला परिषद को रखा जाए। यानी कि अशोक मेहता समिति ने कहा कि प्रत्येक ग्राम की पंचायत नहीं होनी चाहिए, हर गांव की अपनी पंचायत नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना है कि जो एक ब्लॉक है, एक खंड है, उसके अंडर में 10, 20, 50 कितने गांव आते हैं, उन सारे गांवों की एक ही पंचायत होनी चाहिए। वो पंचायत भी होगी प्लस पंचायत समिति भी होगी, दोनों मिलके काम करेंगे, मर्ज हो जाएगा, उसे हम कहेंगे मंडल पंचायत। तो मंडल पंचायत और जिला परिषद 2 ही स्तर होने चाहिए, ऐसा कहा अशोक मेहता समिति ने। और अशोक मेहता समिति से संबंधित ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी बार पूछा गया एग्जाम में कि द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की अनुशंसा किसने की, तो अशोक मेहता समिति ने की। 1977 में इसका गठन किया गया था। पहला तो इसने ये कहा कि द्विस्तरीय होना चाहिए। दूसरा जो इन्होंने कहा था वो ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि जो राजनीतिक दल हैं, उनको भी स्थानीय स्वशासन के चुनावों में भाग लेने का मौका दिया जाए। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्थानीय स्वशासन के चुनावों में उनको भाग लेने का अधिकार दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए। ये दूसरा उन्होंने अनुशंसा की। और तीसरा जो उन्होंने कहा कि एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 3 बातें कही अशोक मेहता समिति ने। द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को भी इन चुनावों में भाग लेने का मौका दिया जाए, और एससी एसटी को आरक्षण दिया जाए। तो 3 अनुशंसाएं इंपॉर्टेंट है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के बाद हम पढ़ते हैं जो अगली जो समिति है वो है जीवी के राव समिति। तीसरी जो समिति है वो है जीवी के राव समिति, और इसका जो गठन किया गया था
1985 में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी सरकार थी इस समय, तो इस समय सरकार थी राजीव गांधी सरकार। हम साथ साथ में सरकारों का भी जिक्र करेंगे, कौन कौन सी सरकार थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था नेहरू सरकार के समय। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था मोरारजी देसाई सरकार के समय। और 1985 में हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी सरकार में जीवी के राव समिति का गठन किया गया था। जीवी के राव समिति की कुछ खास इंपॉर्टेंट अनुशंसाएं नहीं थी। इन्होंने जो एक बात कही थी वो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि जिला स्तर पर एक जिला विकास आयुक्त का गठन किया जाए, जिला विकास आयुक्त का गठन किया जाए। चौथी जो संस्था है, जो समिति है पंचायती राज संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए गठित की गई, वो है विधिवेता लक्ष्मी मल्ल सिंधवी की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसको LM लक्ष्मी मल्ल LM सिंधवी समिति भी कहते हैं। LM सिंधवी समिति, देखिए इसको सिर्फ सिंधवी समिति भी कह सकते हैं, इसको LM सिंधवी समिति भी कह सकते हैं, और लक्ष्मी मल्ल सिंधवी समिति तो इसको कह ही सकते हैं क्योंकि वो तो उसका पूरा नाम है। ये गठित की गई थी 1986 में। और आपको बता दूं 1986 में भी सरकार कौन सी थी, राजीव गांधी सरकार। और इस समिति ने जो अनुशंसा की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इस समिति ने कहा कि देखिए हम लगातार पंचायती राज संस्थाओं में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक संविधान में इनका जिक्र नहीं होगा, इनको संवैधानिक मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक इनमें कोई भी सुधार करने का कोई मतलब नहीं है। आप सुधार करते रहो लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनकी जड़ें नहीं लगी अभी तक। जब तक इनकी जड़ें नहीं लगेगी तब तक ये सूखती रहेगी, ये घास सूखती रहेगी। तो इनकी जड़ें लगानी आवश्यक है, और जड़ें लगाने का मतलब है कि इनका संविधान में उल्लेख किया जाए, क्योंकि जब किसी भी संस्था को, किसी भी पद को संवैधानिक मान्यता मिल जाती है तो अन्य कोई भी संस्था, अन्य कोई भी पद उस संदर्भ में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो संविधान में इनका उल्लेख होना चाहिए, ऐसी कोशिश की गई, ऐसी अनुशंसा की गई LM सिंधवी समिति द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संविधान में इनका उल्लेख किया जाए। उसके बाद हम यहीं पे पढ़ लेते हैं आगे। अगली जो समिति का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है थुंगन समिति। थुंगन समिति, और थुंगन समिति का गठन किया गया था 1988 में। और थुंगन समिति ने भी सेम बात कही। इसने एक तो कहा कि भाई ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, संवैधानिक मान्यता, ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो ये संस्थाएं हैं इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होना चाहिए। तीसरा जो उन्होंने कहा, थुंगन समिति ने सर्वाधिक जो महत्व दिया, देखिए 3 स्तर है ना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, लेकिन सर्वाधिक जो महत्व दिया इन्होंने जिला परिषद को दिया। इन्होंने कहा कि जिला परिषद जो है वो संपूर्ण पंचायती राज संस्था की धुरी है, यानी कि जितनी भी पंचायती राज संस्थाएं हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कॉन्सेप्ट है, ये जिला परिषद के चारों ओर घूमता है। यानी जिला परिषद धुरी है, बेस है इन संस्थाओं की विकास का। तो जिला परिषद को धुरी बनाया जाए और जिला परिषद को अधिक इंपॉर्टेंस दी जाए, अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। तो ये इनकी अनुशंसाएं थी। उसके बाद में 1988 में ही गौडगिल समिति का गठन किया गया, उनकी भी लगभग सेम अनुशंसाएं थी। और इन सारी अनुशंसाओं को सुनते हुए, इनका विश्लेषण करते हुए, उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी राजीव गांधी सरकार, राजीव गांधी सरकार ने संसद में एक बिल रखा जिसको बोलते हैं 64वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और ये रखा गया 1989 में। यानी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिलाने हेतु एक बिल संसद में रखा गया, जो उस समय का 64वां संविधान संशोधन बिल था। अधिनियम नहीं है, ये सिर्फ बिल है। और चूंकि ये बिल है और अधिनियम बन ही नहीं सका, तो अभी तक ये बिल ही है।
ये रखा जरूर गया था, लेकिन यह जो संविधान संशोधन विधेयक है वो पारित नहीं हो सका। उसके बाद आपको आइडिया है कि 73वां संविधान संशोधन हुआ, वो बाद की बात है, लेकिन अभी तो हम यहाँ तक पढ़ते हैं। चूंकि सबसे पहले राजीव गांधी जी ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिलाने का प्रयास किया, इसलिए राजीव गांधी जी को पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक जनक भी कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पंचायती राज संस्थाएं या फिर स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं। आपको एक शब्द याद रखना है, संवैधानिक जनक कौन है, और संवैधानिक जनक कौन है? संवैधानिक जनक हैं राजीव गांधी जी। इधर चाहे तो वो स्थानीय स्वशासन लिखे कि स्थानीय स्वशासन का संवैधानिक जनक, या लिखिए कि पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक जनक। एक ही बात है, जब संवैधानिक जनक की बात आएगी तो उसका उत्तर क्या होगा? राजीव गांधी। तो यहां तक हमने कोशिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिले, लेकिन अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली। 1989 तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आपको आइडिया है कि 73वां संविधान संशोधन होता है। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये जो अधिनियम है, या यूं कहूं कि संविधान संशोधन अधिनियम है, वो पारित होता है संसद के दोनों सदनों से। और ये जो अधिनियम है या जो 73वां संविधान संशोधन है, ये जो लागू होता है, ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होता है, और इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिल गई। संविधान में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख कर दिया गया। 24 अप्रैल को ये अधिनियम लागू होता है, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको चाहे तो लिख दो पंचायत दिवस, या इसको लिख दो पंचायती राज दिवस, एक ही बात है। पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये हमने संविधान में इनका जिक्र कर दिया। जैसे ही संविधान में इनका जिक्र हो गया तो हमने संविधान में एक नया भाग जोड़ा, हमने संविधान में कुछ नए अनुच्छेद जोड़े, और हमने संविधान में एक अनुसूची जोड़ी। हम देखते हैं कि हमने क्या कुछ जोड़ा संविधान में। हमने संविधान में भाग जोड़ा, भाग 9। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया, तो भाग 9, क्योंकि मूल संविधान में यह भाग 9 नहीं था, भाग 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ, यानी कि कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। 243 ए, 243 बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे करके ओ तक अगर हम गिनेंगे तो टोटल 16 आर्टिकल हो जाएंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया, तो 16 अनुच्छेद जोड़े गए, और एक अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अतः 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज संस्थाओं से। भाग 9 का संबंध किससे है? पंचायती राज संस्थाओं से। अनुच्छेद 243 से 243 ओ में किसका उल्लेख है? पंचायती राज संस्थाओं का। तो ये संविधान में हमने उल्लेख कर दिया, और हमने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दे दी। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैंने करवाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। अब संविधान में इसका उल्लेख हो गया। अब हम देखेंगे कि संविधान में उल्लेख होने के बाद क्या क्या प्रावधान है, यानी अब पंचायती राज संस्थाओं का स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कैसे होंगे, सदस्यों में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होगी, कौन शपथ दिलाएगा, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आगे शुरू करते हैं।
अब 73वें संविधान संशोधन के बाद का जिक्र करेंगे हम। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अनुसार संविधान में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में क्या लिखा है उसको हम देखते हैं। संविधान में लिखा गया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था होगी। त्रिस्तरीय का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ग्राम स्तर पर होगी ग्राम पंचायत, उसके बाद में एक होता है खंड स्तर या जिसको ब्लॉक स्तर भी कह देते हैं या जिसको मंडल स्तर भी कह देते हैं, मंडल स्तर। इसमें होगी पंचायत समिति और जिला स्तर पर होगी जिला परिषद। ये 3 स्तर होंगे। और इसमें यह भी कहा गया कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, देखिए किसी स्टेट की जनसंख्या की बात कर रहा हूं मैं, मतदाताओं की बात नहीं कर रहा। अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उसमें मध्य स्तर को बनाना आवश्यक नहीं है। अगर कोई राज्य है और उसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है तो फिर उसमें 2 स्तर होंगे, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। फिर मध्य स्तर को यानी कि पंचायत समिति को निकाला जा सकता है, निकालना ही पड़ेगा, आवश्यक नहीं है, मतलब बाध्य नहीं है। अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है तो उस राज्य का विधानमंडल चाहे तो इस स्तर को निकाल सकता है, लेकिन अगर 20 लाख से कम जनसंख्या नहीं है तब हम इसको नहीं निकाल सकते, तब बाध्य है, इसको रखना पड़ेगा। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था बना दी। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो पहला अनुच्छेद है 243A, और 243A में जिक्र किया गया है ग्राम सभा का। ग्राम सभा, थोड़ा सा पहले आपको बता दूं मैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मैं हालांकि दोनों के बाद में तुलना भी कर दूंगा, पहले आप समझ लीजिए ग्राम सभा क्या है, फिर बताऊंगा कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या फर्क है। देखिए ग्राम सभा जो है वो गांव के या फिर ग्रामों के सभी मतदाताओं का समूह है। मान लीजिए ये एक गांव है, इस गांव में मान लेते हैं ये जो मैं बना रहा हूं, मान लेते हैं ये मतदाता है। अब ये सारे के सारे इकट्ठे हो रखे हैं एक जगह। ये एक गांव के मतदाता हो सकते हैं या 2 या 3 गांवों के मतदाता भी हो सकते हैं। ये इकट्ठे हो रहे हैं, एक सभा कर रहे हैं, तो ये ग्राम सभा है। इसमें गांव के मतदाता हैं। अगर मान लेते हैं सत्य असत्य में प्रश्न पूछ लिया जाए कि ग्राम की सभी जनसंख्या या ग्राम की पूरी जनसंख्या के समूह को ग्राम सभा कहते हैं, तो नहीं कहते। जनसंख्या में तो बच्चे भी आ जाएंगे जो कि मतदाता नहीं होते, उसको हम ग्राम सभा नहीं कहेंगे। ग्राम सभा में केवल और केवल कौन होता है? मतदाता होती है। तो ग्राम सभा गांव के सभी मतदाताओं का समूह है, पहला। तो दूसरा, ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठकें होनी अनिवार्य है। 2 बैठकें होगी, 2 अनिवार्य है। उसके अलावा 3, 4, 5, 10, 20 करवा सकते हैं। ये राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया है। मैंने आपको शुरू करते ही एक बात कही थी कि पंचायती राज या फिर स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची का मतलब होता है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। जो चीज़ संविधान में लिखी हुई है उसको तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो चीज़ संविधान में नहीं लिखी हुई है उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको है? राज्य सरकारों को। अब संविधान में लिख दिया कि कम से कम 2 बैठकें होगी, अधिक से अधिक तो नहीं लिखा ना, तो अधिक से अधिक 3, 4, 5, 10, 20 कितने भी करवा सकते हैं। क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, राजस्थान में ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो 4 बैठकें होती हैं।
अब 4 राजस्थान में 4 क्यों हो रही है? क्योंकि राजस्थान की सरकार ने 4 बैठकों का कानून बना रखा है। क्यों बना रखा है? क्योंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, इसलिए बना रखा है। तो 2 बैठकें तो होनी चाहिए, उसके बाद आप कितने भी करवाओ, ये उस राज्य के विधानमंडल पर छोड़ा गया है। और 2 बैठकें हैं तो दोनों बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं एक बैठक आपने जनवरी में करवा दी, दूसरी दिसंबर में करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर एक बैठक जनवरी में होती है तो दूसरी 6 महीने बाद यानी कि जुलाई में होनी ही पड़ेगी। तीसरा, ग्राम सभा की अगर बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करता है सरपंच, और अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच। और ग्राम सभा की बैठक की जो गणपूर्ति होती है, जो कोरम होता है, वो होता है 1/10। देखिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि हमने लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ा। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10। विधानसभा और विधान परिषद दोनों की गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10। और ग्राम सभा की गणपूर्ति भी कितनी है? 1/10। लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उन तीनों की गणपूर्ति कितनी होगी? 1/3 यानी कि 33%। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने देखिए ग्राम सभा में क्या पढ़ा? ग्राम सभा गांव के सभी मतदाताओं का समूह है। ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठकें होनी अनिवार्य है, जिनमें 6 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा, जिसकी गणपूर्ति कितनी होगी? 1/3 होगी। हम नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम सभा की बैठक में मीडिया कर्मी, पत्रकार, वरिष्ठ नागरिक, उस क्षेत्र के एमएलए, एमपी आदि भाग ले सकते हैं। यानी ग्राम सभा की बैठक में ये लोग, मीडिया आ सकता है, वहाँ पे पत्रकार आ सकते हैं, कोई वरिष्ठ नागरिक है या उस क्षेत्र में कोई एमएलए है, एमपी है, तो भाग ले सकते हैं। इस कारण से ग्राम सभा की बैठक को क्या बोलते हैं? लघु संसद, मिनी पार्लियामेंट बोलते हैं इसको, लघु संसद। प्रश्न आ जाए कि लघु संसद किसे कहते हैं? तो ग्राम सभा या ग्राम सभा की बैठक को लघु संसद कहते हैं। तो ये था ग्राम सभा, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 243A में, 243A में। अब हम देखते हैं कि और क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं 73वां संविधान संशोधन के तहत। देखिए मैं दोबारा उस मुद्दे पे आता हूं, आप कहेंगे मैं बार बार लिख रहा हूं। देखिए ग्राम स्तर पर, दूसरा है खंड स्तर, पहला है ग्राम स्तर, दूसरा है खंड स्तर और तीसरा है जिला स्तर। जिला स्तर, ग्राम स्तर पर जो संस्था होगी उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं सरपंच, सरपंच, और उपाध्यक्ष होता है उप सरपंच। पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं प्रधान और उपाध्यक्ष को बोलते हैं उप प्रधान। जिला परिषद का अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख और उपाध्यक्ष को बोलते हैं उप जिला प्रमुख। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? देखिए जरा, कि तीनों संस्थाओं के जो उपाध्यक्ष हैं यानी उप सरपंच, उप प्रधान और उप जिला प्रमुख, ये तीनों
प्लस पंचायत समिति का प्रधान और जिला परिषद का प्रधान और जिला प्रमुख, इन पांचों पदों के जो चुनाव होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे इनडायरेक्टली, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होंगे, यानी इनको जनता डायरेक्ट नहीं चुनेगी। ये पंचायत समिति के सदस्यों में से और जिला परिषद के सदस्यों में से ही चुने जाएंगे। अब इसमें बच गया सरपंच। कौन सा बच गया? सरपंच। सरपंच का चुनाव कैसे होगा? अगर हम ये पढ़ते हैं कि उप सरपंच का चुनाव, उप प्रधान का चुनाव, उप जिला प्रमुख का चुनाव, प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, तो हमारे माइंड में ये बात जाएगी कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, जबकि नहीं। सरपंच का चुनाव कैसे होगा इस बारे में संविधान मौन है, संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ। और मैंने आपको बताया है कि जहां पर संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ वहां पर कानून बनाने की शक्ति किसमें निहित है? राज्य विधानमंडल में। तो सरपंच का चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष होगा या फिर अप्रत्यक्ष होगा, ये राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया है, राज्य सरकार पर छोड़ा गया है कि वो अपने यहाँ सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाना चाहते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से करवाना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके संदर्भ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। ये चीज फिक्स है कि इन पांचों का चुनाव तो अप्रत्यक्ष होगा, ये तो करवाना पड़ेगा, ये तो संवैधानिक बाध्यता है। लेकिन सरपंच का चुनाव खुला छोड़ा गया है, तो उसको आप चाहे अप्रत्यक्ष करवाइए, प्रत्यक्ष करवाइए या फिर कैसे मर्जी करवाइए, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरक्षण की। आरक्षण के क्या प्रावधान है? देखिए, आरक्षण के बारे में लिखा गया है कि जो एससी और एसटी है उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना होगा। जितनी जनसंख्या है, मान लेते हैं एक गांव है, उस गांव में 25% जनसंख्या एससी की है, तो उस ग्राम पंचायत के 25% पद एससी एसटी के लिए रिजर्व करने ही पड़ेंगे। ये बाध्यता है, क्योंकि लिखा गया है कि एससी एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना होगा। यहाँ पे कोई आंकड़ा फिक्स नहीं किया गया है, जैसे नौकरी में होता है कि भाई 15% है वो एससी का है, 7.5% एसटी का है, लिखा हुआ है संविधान में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिखा गया जितनी उनकी जनसंख्या है, 10% है, 20% है, 50% है या फिर 100% है, जितनी उनकी जनसंख्या है उतना आरक्षण उनको देना पड़ेगा। ये संवैधानिक बाध्यता है, इसमें राज्य विधानमंडल कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगला लिखा गया है कि ओबीसी को आरक्षण देना राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया है, क्योंकि ओबीसी के आरक्षण में संविधान मौन है। तो राज्य विधानमंडल ओबीसी को आरक्षण दें, 10% दें, 20% दें, 27% दें, जितना उनकी मर्जी है वो दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा गया है कि जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं, उनके लिए 1/3 स्थान सुरक्षित रहेंगे, यानी कि 33% आरक्षण रहेगा महिलाओं को, लेकिन इससे अधिक दे सकते हैं। आप चाहे तो 50% आरक्षण दीजिए, 60 दीजिए, 70 दीजिए या फिर 100% दीजिए, कर सकते हैं। और देखिए, एमपी एक उदाहरण भी है हमारे पास। मध्य प्रदेश ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है और ऐसा करने वाला एमपी देश का पहला राज्य है। तो कर सकते हैं कि 33% आरक्षण आपको देना है, ये तो संविधान कहता है। इससे कम नहीं कर सकते, इससे अधिक कर सकते हैं आप, 33 करिए, 50 करिए या पूरा 100 कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आरक्षण के प्रावधान है। हालांकि 110वां संविधान संशोधन बिल, 110वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 110वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल संसद में रखा गया है और जिसमें कहा गया है कि स्थानीय स्वशासन में या पंचायती राज संस्थाओं में जो महिलाओं का जो आरक्षण है वो कितना किया जाए, 50% किया जाए। लेकिन अभी तक ये बिल ही है, ये पारित होकर अधिनियम नहीं बना है। जैसे ही पारित हो जाएगा तो महिलाओं को जो आरक्षण है 50% देना पड़ेगा, ये संवैधानिक बाध्यता हो जाएगी।
लेकिन अभी तक आरक्षण के ये प्रावधान है। आरक्षण के बाद मित्रों हम बात करेंगे इन संस्थाओं के कार्यकाल की। तो इनका जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 243 ई में इसका उल्लेख है कि 5 वर्ष होगा। और ये 5 वर्ष कहां से गिने जाएंगे? चुनावों से नहीं गिने जाते। जिस दिन चुनाव हुए उस दिन से नहीं गिने जाते, जिस दिन इनकी पहली बैठक होती है, पहली बैठक से लेकर आगामी 5 वर्ष तक ये अपने पद पे बने रहेंगे, ऐसा संविधान के आर्टिकल 243 ई में उल्लेख है। और इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का निर्धारित अवधि से पहले पद रिक्त हो जाता है, चाहे वो सरपंच है, उप सरपंच है, वार्ड पंच है, प्रधान है, कोई भी है, अगर निर्धारित अवधि से पहले उसका पद रिक्त हो गया है तो ऐसा लिखा गया है कि 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करवाना संवैधानिक बाध्यता है। देखिए मित्रों, बड़ा मजेदार पॉइंट। वार्ड पंच का पद रिक्त हो गया तो 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना ही पड़ेगा, संवैधानिक बाध्यता है। और एक तरह उपराष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो संविधान में इसका कुछ जिक्र ही नहीं है। सिर्फ इतना लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। अब यथाशीघ्र का क्या मतलब है? 1 महीना माने, 2 महीना माने, 1 साल माने, कितना माने? कितना भी नहीं मान सकते हम। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने, साल, 2 साल, कितना भी हो सकता है। यानी कि सीधी सी बात यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के भीतर भरना कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन वार्ड पंच का चुनाव 6 महीने में होना चाहिए, ये संवैधानिक बाध्यता है। और अगर मान लेते हैं कोई पद रिक्त हो गया है, हमने चुनाव करवा के उस पद को भर दिया है, तो वह जो व्यक्ति है वो शेष अवधि के लिए, यानी 5 वर्ष में से जितने वर्ष रह गए हैं आगे, उतने समय तक ही काम करेगा, शेष अवधि तक काम करेगा, ऐसा संविधान में जिक्र है। यानी पूरे 5 वर्ष के लिए चुनाव नहीं होगा। पहली बार पूरे 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है, 2 साल बाद मान लेते हैं पद रिक्त हो गया तो नया जो व्यक्ति चुना जाएगा वो आगामी 3 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष के बाद हमें पूरी की पूरी संस्था चेंज करनी होती है। नई ग्राम पंचायत आएगी, नई पंचायत समिति, नई जिला परिषद। तो ये थी पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित संरचना। कल हम पढ़ेंगे मित्रों कि इन संस्थाओं के चुनाव कैसे होते हैं, इन संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है, संविधान में उनके बारे में क्या उल्लेख है, इन संस्थाओं की वित्तीय मजबूती के संदर्भ में क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन सा वित्त आयोग है, उस वित्त आयोग की क्या संरचना है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वही काम, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।